हम दो बहनें ही थीं और मेरी बड़ी बहन अंजलि की शादी के वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। शादी के वक्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरे जीजाजी ने अपनी दीदी की विदाई के समय मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, मधु, रोने की क्या बात है? साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब भी दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर चली गई। जीजाजी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को लगभग 2 साल गुजर गया था, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 2 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और रमेश जीजाजी भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, वह हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनके लगाव हो गया था। एक हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 2 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। बहुत दिनों के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशियाँ की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि रमेश तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती है तो रमेश जीजाजी और उनके पापा को बहुत परेशानी हो सकती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं है, अभी तो पूरे 8 महीने बाकी है। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं मधु को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के काम काज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मधु को अकेले मत भेजना, रमेश को मैंने कहा है, वह लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजाजी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और जीजाजी ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीमार रहते थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। रमेश का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी दीदी के ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे, तब से दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। जीजाजी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से
वह लगातार बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नजर आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप कर मुझे देख रहा था। यह बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। मैं दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजाजी आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजाजी उठकर बैठ गए और कहने लगे, अंदर आ जाओ मधु, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी का जो भी काम होंगे मैं रमेश से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर के से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उनकी यह बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार है, वह कमरे से नहीं निकलते हैं, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी रात यूं ही सोचते सोचते गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मधु, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, रमेश तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं जीजू का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई। फिर जीजाजी घर आए और मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात अचानक लाइट चली गई। तभी किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसे धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंच गई थी। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वह कहने लगी, मधु, तुम परेशान क्यों हो? रमेश अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, रमेश जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी थी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? तो दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगी। रमेश मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं।
अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर जीजाजी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, इन सब से मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रह कर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजाजी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजाजी से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि वह इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ ने मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक करके बेड पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था। वहाँ कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। रमेश जीजू किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी। मगर जीजाजी ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी तो जीजाजी कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजाजी ने इन शब्दों से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह के घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा जी की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे और कब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, मैंने गौर भी नहीं किया था। जीजा जी बस कुछ समय के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए थे। मैंने सोच लिया था कि अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वह परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात पर तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपा लिया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैं रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी के पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुजा ली है। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं रमेश के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे
पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मधु तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी इसलिए आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मैंने दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हो गई और मुझे गले से लगा लिया। उस वक्त जीजा जी भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सुनकर जीजा भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध गर्म कर रही थी कि एक बार फिर जीजा किचन में आ गए। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा जी को मेरी बात का कोई असर न हुआ और वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ सुनकर दीदी भी आ गई। मैं इस कदर घबराई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही जीजा जी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा पर। वो जीजा से कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक मामूली सी लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले 10 दिनों से तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की ऐसी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो मधु, मेरी बात गौर से सुनो। मैं रमेश का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ भी रमेश तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मेरे साथ रात गुजारना चाहता है और मेरे जिस्म को नोच डालना चाहता है। आप कैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं? क्योंकि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र उठाए बैठा है। वह आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें रमेश के साथ वह सब कुछ करना होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पेट से हैं और जीजा जी बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और रमेश को एक बच्चा दे सको। वह किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और उसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं रमेश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पेट से हो जाओ और मेरी और रमेश की जिंदगी में एक बच्चे की कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी
इस गंदे खेल का बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ा और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो जीजा जी मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उसका इल्जाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे। फिर मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि वह मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे सगी बहन ही समझा था। कभी यह फर्क हम दोनों के बीच आएगा यह मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में ढकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया। वह मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी अगर इन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फोन कर देंगे। जीजाजी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे। वह मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जबकि तुम जान चुकी हो ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने रमेश के पापा के फोन से ही अपने घर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया, इसलिए बेटी ने उनके प्यार का यह सिला दिया है। मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो रमेश जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने के लिए आ गए। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने भी एक गैर मर्द पर भरोसा कर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर आत्मविश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।